अलोहा, वेलकम टू द चैनल। हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज़ साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स। हमने मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में ब्रीफ में पिछले वीडियो में समझा था। अब हम उसका मूल्यांकन करने के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। असेसमेंट assessment the evaluation or estimation of the nature, quality और ability of someone's or something। किसी व्यक्ति या किसी वस्तु किसी चीज़ के बारे में जब हम उसकी प्रकृति, उसकी विशेषताएं, उसकी योग्यताओं का मूल्यांकन करते हैं कि भाई ये ज़्यादा है, कम है, तो उसको असेसमेंट कहा जाता है। जैसे अगर किसी को नींद कम आ रही है तो हमने ये आइडेंटिफाई किया कि नींद कम आ रही है, तो कितनी कम आ रही है। पहले जैसे वो 8 घंटे सोता था, अब केवल 2 घंटे ही सोता है। तो इस तरीके के जब हम मूल्यांकन करते हैं तो उसे हम असेसमेंट कहते हैं। एंड साइकोलॉजिकल असेसमेंट यानी मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन। जब हम मनोवैज्ञानिक पक्षों का मूल्यांकन करते हैं, उनका एस्टिमेशन करते हैं कि वो कितनी मात्रा में है, कम है, ज़्यादा है, तो उसे हम मनोवैज्ञानिक असेसमेंट या मूल्यांकन की संज्ञा देते हैं। आइए इसको एक डेफिनेशन के माध्यम से समझते हैं। साइकोलॉजिकल असेसमेंट रेफर्स टू अ प्रोसीजर बाय विच क्लिनिशियंस using psychological tests, observations and interviews develop a summary of the client's symptoms and problems। जब जो प्रैक्टिशनर है, क्लिनिशियन है, वो विभिन्न माध्यमों से क्लाइंट के बारे में सूचना एकत्र करता है तो वो प्रक्रिया साइकोलॉजिकल असेसमेंट कहलाती है। जैसे वो माध्यम क्या होंगे? साइकोलॉजिकल टेस्ट। आपने फर्स्ट ईयर में भी कुछ मनोवैज्ञानिक परीक्षण किए हैं। उसी तरीके के कई और मनोवैज्ञानिक परीक्षण होते हैं जिनका उपयोग किया जाता है क्लाइंट के बारे में क्लाइंट से इंफॉर्मेशन लेने के लिए। जैसे अगर कोई पेशेंट अपनी डिप्रेशन की कंप्लेंट के साथ आता है तो हमारे पास एक टेस्ट होगा। डिप्रेशन से रिलेटेड कई टेस्ट हैं, उसमें से एक है HAM-D। उसे हम अप्लाई करते हैं, उससे उसके स्तर का पता चलता है। उसी तरीके से ऑब्जर्वेशन, जब हम क्लाइंट को देखते हैं और उसे ऑब्ज़र्व करते हैं तो उससे हमें कई तरीके की जानकारी मिलती है कि कहीं क्लाइंट में बहुत ज़्यादा फिजिलिटी तो नहीं है या बहुत ज़्यादा स्लो तो नहीं है वो क्लाइंट। तो इस तरीके के ऑब्जर्वेशन से भी कई सूचनाएं प्राप्त होती हैं। एंड इंटरव्यू पेशेंट और क्लिनिशियन के बीच की एक अंतर क्रिया है जिसमें मुख्यतः वार्तालाप किया जाता है और उसका उद्देश्य ये जानना होता है कि पेशेंट को क्या परेशानी है। तो इसी उद्देश्य के साथ जो वार्तालाप किया जाता है वो इंटरव्यू होता है। और इन सब माध्यमों से, ऐसा नहीं है कि केवल एक ही माध्यम का उपयोग किया जाता है, इन सब माध्यमों के मिलने पर और उनसे जो सूचना प्राप्त होती है उसको समराइज़ किया जाता है और उससे पेशेंट की सिम्टम्स और समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। फिर क्लिनिकल डायग्नोसिस क्या होता है? It is a process through which a clinician arrives at a journal's summary classification of the patient's symptoms by following a clearly defined system such as DSM-5 और ICD-10। कहने का तात्पर्य ये है, यहाँ पर हमने उसके बारे में जानकारी अर्जित कर ली और उससे जब हम जिस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं उस प्रक्रिया को क्लिनिकल डायग्नोसिस कहा जाता है कि किसी व्यक्ति में अमुक अमुक लक्षण हैं और वो लक्षण किसी खास बीमारी को दर्शाते हैं DSM-5 में। और तो जब इन सब जानकारियों को मिलाकर क्लिनिशियन या प्रैक्टिशनर ये डिसाइड करता है कि अमुक व्यक्ति को अमुक बीमारी है, लेबलिंग, ये टर्म और ये डिफाइन करना कि भाई अमुक व्यक्ति को अमुक बीमारी है, इस प्रक्रिया को क्लिनिकल डायग्नोसिस कहा जाता है। बेसिक एलिमेंट्स इन असेसमेंट में किन मुद्दों का ख़ास तौर पर ध्यान रखना चाहिए और जो तथ्य खास हैं या जो उससे संबंधित तथ्य हैं उनको हम यहाँ पर विस्तार से समझेंगे। सबसे पहली बात कि असेसमेंट का उद्देश्य क्या होना चाहिए। असेसमेंट में होता क्या है? बेसिकली हमने ये समझ लिया कि हम इंटरव्यू के माध्यम से, ऑब्जर्वेशन के माध्यम से, क्लाइंट की कंप्लेंट के माध्यम से, साइकोलॉजिकल टेस्ट के माध्यम से उसके बारे में सूचनाएं अर्जित करते हैं। लेकिन सूचनाएं किस तरीके की हमें अर्जित करने की आवश्यकता है, हम यहाँ पर इन्हें देखते हैं।
प्रेजेंट प्रॉब्लम और मेजर सिम्टम्स। हमें सबसे पहले या क्लिनिशियन या प्रैक्टिशनर को सबसे पहले ये जानकारी चाहिए होती है कि आपकी समस्या क्या है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो पूछता है क्या समस्या है, तो आप सबसे पहले बताते हैं अगर आपको फीवर है तो मुझे फीवर है। फिर आपको जो सेकेंडरी प्रॉब्लम होती है कि हाँ हेडेक भी उसके साथ होता है, तो आप इस तरीके से जब उसे बताते हैं तो उसके आधार पर वो आपको डायग्नोस करता है कि भाई आपको कोई बीमारी है। तो उसी तरीके से यहाँ पर क्लिनिशियन का जो ख़ास उद्देश्य होता है वो ये जानना होता है कि इस वक्त समस्या क्या है, कि नींद कम आ रही है, या इंसान ज़्यादा बात कर रहा है, या वो बहुत ज़्यादा स्लो हो गया है, वो किसी से मिलता जुलता नहीं है, तो क्या प्रेजेंट प्रॉब्लम क्या है, या मेजर सिम्टम्स। मेजर सिम्टम्स वो कंप्लेंट्स हैं जो पेशेंट अपने साथ लेके आता है कि मुझे ये ख़ास समस्याएं हैं। साइंस साइंस जिन्हें प्रैक्टिशनर समझता है कि ये आपके चिन्ह हैं, जैसे फिजिडिटी या उतावलापन या बेचैनी जो उसके शरीर से नॉन वर्बल क्यूज से आप तक पहुंच रही है, उसे शायद पेशेंट नहीं बयां करेगा लेकिन आपको वो उसके व्यवहार में समझ में आएगी। तो इस तरह से यहाँ पर सिम्टम्स की बात होती है और प्रेजेंट प्रॉब्लम की कि इस वक्त क्या समस्या है। नेक्स्ट इज ड्यूरेशन ऑफ द कंप्लेंट एंड हाउ क्लाइंट इज डीलिंग विद दिस। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो समस्या है कि नींद नहीं आ रही है या कोई भी समस्या है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसका वक्त क्या है, कि भाई 4 दिन से नहीं आ रही है, कि कल से नहीं आ रही है, या 15 दिन हो गए इस चीज़ को, या 6 महीने से मैं इसी समस्या से ग्रस्त हूँ। तो उसका ड्यूरेशन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट होता है और उसे यहाँ पर जानने की कोशिश की जाती है। और ये भी जाना जाता है कि अगर समस्या है और इतने वक्त से है तो आप उससे कैसे डील कर रहे हैं, आपने उसके लिए क्या प्रक्रियाएं अपनाई हैं अपने स्तर पर कि आप उससे डील कर रहे हैं, तो उन्हें भी यहाँ पर समझा जाता है। एनी ट्रिगरिंग इवेंट, ये जानने की कोशिश होती है कि क्या किसी सिचुएशनल फैक्टर की वजह से ये स्थिति या परिस्थिति आई है। अगर कोई व्यक्ति आपके पास आता है कि इस कंप्लेंट के साथ उसकी फैमिली बताती है कि व्यक्ति बोल नहीं रहा है और 4 दिन हो गए हैं इसने बोलना बिल्कुल बंद कर दिया है, तो इसमें ड्यूरेशन भी है, मेजर सिम्टम भी है। इसके साथ ही साथ हम ये भी पूछेंगे कि ये कब से शुरू हुआ। हो सकता है कोई अगर टीनेजर है तो ब्रेकअप के बाद ऐसा हुआ हो, या हो सकता है कोई रिजल्ट आया हो उसके बाद ऐसा हुआ हो, या क्या परिस्थिति थी, ये क्या सिचुएशन थी जिसके बाद ये सिम्टम्स ज़्यादा देखे गए हैं, तो उसको यहाँ पर जाना जाता है कि कोई सिचुएशनल फैक्टर है या नहीं। और अ मैनिफेस्टेशन ऑफ अ परवेजिव और लॉन्ग टर्म डिसऑर्डर, या ऐसा तो नहीं है कि लंबे समय से ये कुछ समस्या और इससे संबंधित सिम्टम्स चले आ रहे थे, उनका अब ज़्यादा अच्छा प्रकटीकरण हुआ है, या फिर ये दोनों ही समस्या के लंबे समय से समस्या भी चली आ रही थी और एक सिचुएशनल फैक्टर, एक ट्रिगरिंग इवेंट भी हो गया, तब से ये व्यक्ति इसमें खास सिम्टम्स देखे गए हैं। तो इन सभी पक्षों को ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट इज रीसेंट फिजिकल और कॉग्निटिव डिटोरिएशन। कहने का तात्पर्य ये है कि इसी दौरान जब से आपको समस्या है या उससे कुछ वक्त पहले से क्या उसके शरीर में फिजिकली या संज्ञानात्मक स्तर पर किसी तरीके की क्षति या कमी पाई गई है, कि अब इसने बोलना बंद किया है, तो पहले से हो सकता है ये कम बोलना शुरू कर दिया हो व्यक्ति ने, या काफ़ी समय से वो अपने आप को अकेला रखना शुरू कर दिया हो। या फिजिकल डिटोरिएशन कैसा होगा, नींद नहीं आ रही है तो चेहरे पर थकान एक लंबे समय से बनी हुई है, या वज़न कम हो रहा है, इस तरीके की फिजिकल कमियां जो उसके व्यवहार में देखी जा रही हैं उनको भी यहाँ पर ध्यान में रखा जाता है। एनी हेल्प टेकन अर्लियर, अब जब आपके सामने सिम्टम्स हैं तो इससे पहले भी आपने क्या किसी तरीके की हेल्प ली है। ये जो लंबे समय से जो रोगी चले आ रहे होते हैं उनमें ख़ास तौर पर देखा जाता है कि वो इससे पहले किस प्रैक्टिशनर को दिखाया था, या उसका क्या केस हिस्ट्री रहा है, उसको यहाँ पर समझने की कोशिश की जाती है। हाउ सोशल रोल्स आर इन्फ्लुएंस्ड, व्यक्ति समाज का हिस्सा है और समाज में रहता है, और अगर वो किसी न किसी
मानसिक परेशानी से ग्रस्त है, तो उससे उसके सामाजिक रोल्स जो हैं कि वो फ्रेंड्स से नहीं मिलता, फैमिली के साथ वक्त नहीं बिताता, काम पर ध्यान नहीं दे पाता, तो ये सारे के सारे पक्ष जो हैं उन पर उस सब चीज़ों का कितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट इफेक्ट पड़ रहा है उसको भी यहाँ देखा जाता है। डज सिम्टोमेटिक बिहेवियर फिट इन एनी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ DSM-5, और इसके साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि जो कंप्लेंट्स आई हैं क्या वो किसी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में फिट होती हैं कि जैसे हम ये समझ चुके हैं कि DSM में कुछ क्राइटेरिया दिए हुए हैं कि इतने के ख़ास ड्यूरेशन तक अगर ये 4 सिम्टम्स पाए जाते हैं तो व्यक्ति को कोई निश्चित बीमारी है। तो अगर व्यक्ति के या पेशेंट के सिम्टम्स उस सब क्राइटेरिया में फिट होते हैं तो उसको यहाँ पर जानने की कोशिश की जाती है। तो इन्हीं सब उद्देश्यों, इन्हीं सब जानकारियों को लेने के लिए मनोवैज्ञानिक परीक्षण, ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यू टेक्निक का उपयोग खासतौर पर किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज द रिलेशनशिप बिटवीन असेसमेंट एंड डायग्नोसिस। असेसमेंट, मूल्यांकन और डायग्नोसिस के बीच में क्या संबंध है? सबसे पहली बात कि डायग्नोसिस के होने के लिए हमें असेसमेंट का होना ज़रूरी है। हम डायग्नोस तभी कर पाएंगे कि किस व्यक्ति को कोई बीमारी है तब जब हम उसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गेन कर लेंगे, और गेन करने के प्रोसीजर को साइकोलॉजिकल असेसमेंट कहा जाता है। अब बात ये आती है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। असेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है टू नो द डिज़ीज़, टू नो इट बेटर। इसको बेहतर तरीके से उसके लक्षणों को जानने के लिए हमें असेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और जब हम उसे जान लेते हैं बेहतर तरीके से तो हम उसके लिए बेटर मैनेजमेंट प्लान कर सकते हैं, हम उसके बारे में बेटर प्लानिंग कर सकते हैं कि इसको कौन सी थेरेपी की ज़रूरत होगी, इसको कौन सी दवाइयों की ज़रूरत होगी, तो उसके लिए असेसमेंट की आवश्यकता होती है। और तीसरी बात, इंश्योरेंस क्लेम के लिए, जहाँ पर ये माना जाता है कि कुछ खास बीमारियों के लिए आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा तो उसके लिए आपका डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी है, तो उस काम के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट इज टेकिंग अ सोशल एंड बिहेवियरल हिस्ट्री। इंसान हम वही बात कर रहे हैं, समाज में रहता है, तो इसके साथ ही साथ हम केवल उसको इंडिविजुअली नहीं स्टडी करेंगे कि उसमें अभी क्या सिम्टम्स हैं, क्या है। इसके साथ ही साथ हम उसकी सोशल हिस्ट्री भी देखेंगे और बिहेवियरल हिस्ट्री भी देखेंगे कि हो सकता है वो आज ऐसा व्यवहार नहीं कर रहा हो, वो बचपन से इस तरीके के किसी न किसी स्वरूप के व्यवहार को कर रहा हो जिस पर आज तक किसी का ध्यान नहीं गया हो, या किस सामाजिक परिस्थिति से या सोशल सेटिंग से वो आता है, उसकी भी जानकारी हमें यहाँ पर होनी चाहिए। नेक्स्ट, पर्सनैलिटी फैक्टर्स। हम जानते हैं पर्सनैलिटी हमारी कई पक्षों के मिलाकर बनी है जिन्हें हम ट्रेट्स कहते हैं, और ये किसी परिस्थिति के प्रति एक स्थायी तौर पर की जाने वाली प्रतिक्रिया है या सोचने का तरीका है, ये ट्रेट्स होते हैं। सो हमें उनको भी समझने की ज़रूरत है कि कहीं ये बीमारी है या उसका कोई ख़ास ट्रेट है या उसी में आया हुआ विघटन है, हमें उन सब पक्षों को यहाँ पर देखने की आवश्यकता है। कल्चरल बेसिस, एक प्रैक्टिशनर के लिए ये भी जानने की आवश्यकता है कि जो उसका क्लाइंट है वो किस कल्चर से आता है, उसका लैंग्वेज स्किल कैसा है, उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग हम किस तरीके से उससे इंटरेक्ट करेंगे, सूचनाएं अर्जित करेंगे, उस सब को प्लान किया जाता है। नेक्स्ट इज़ प्रोफेशनल ओरिएंटेशन। जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं, वो एक ख़ास तरीके का ओरिएंटेशन का यहाँ पर मतलब है एक ख़ास तरीके की ट्रीटमेंट मेथड से जुड़े हुए होते हैं, और ये जो ट्रीटमेंट मेथड्स हैं ये किसी न किसी साइकोलॉजिकल थ्योरी पर बेस्ड होते हैं, जैसे साइको एनालिसिस जो पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में बात करता है, बिहेवियरिज्म जो लर्निंग के बारे में बात करता है। तो इन्हीं थ्योरीज़ को आधार बनाकर थेरेपीज़ डिज़ाइन की गई हैं और उन थेरेपीज़ को ये प्रैक्टिशनर्स फॉलो करते हैं। जैसे जो प्रैक्टिशनर है वो किस तरीके की थेरेपी या ट्रीटमेंट प्लान को फॉलो करता है, उससे उसका असेसमेंट बहुत ज़्यादा निर्धारित होता है। जैसे साइकियाट्रिस्ट या मेडिकल प्रैक्टिशनर जो होंगे वो बायोलॉजिकल असेसमेंट मेथड्स को ज़्यादा एम्फसाइज करेंगे कि भाई इस पर हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। एक साइकोडायनामिक या साइको एनालिटिक जो प्रैक्टिशनर है में चूज़ अनस्ट्रक्चर्ड पर्सनैलिटी असेसमेंट टेक्निक्स, राइट, ताकि जो हिडन कंटेंट है उसको वो बाहर निकाल सके, जो दबा हुआ है, जो अचेतन में जो सूचनाएं हैं उनको बाहर निकाला जा सके, क्योंकि उसका मानना है कि
ये जो दबा हुआ कंटेंट है यही एबनॉर्मल बिहेवियर की वजह है। और हो सकता है कोई ऐसा प्रैक्टिशनर हो जो बिहेवियरल थेरेपीज़ को ध्यान में रखता हो, तो वो केवल प्रेजेंट कंटेंट की बात करेंगे, प्रेजेंट प्रॉब्लम की बात करेंगे, इसके साथ ही साथ सिम्टम एलिमिनेशन को ध्यान में रखेंगे और वो इस बारे में जानकारी अर्जित करने की कोशिश करेंगे कि कहीं पेशेंट ने क्या क्या गलत सीखा हुआ है। क्योंकि एज वी नो, बिहेवियरिस्ट लर्निंग के बारे में बात करते हैं कि जिस तरीके से सही व्यवहार सीखा जाता है उसी तरीके से गलत व्यवहार या एबनॉर्मल व्यवहार भी सीखा जाता है, तो वो इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देंगे। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है मानकीकरण। कोई भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण जब उपयोग में लाया जाता है तो उसका मानकीकृत होना अत्यंत आवश्यक है। कोई भी परीक्षण मानकीकृत तभी होता है जब वो रिलायबल हो, वैलिड हो और उसमें नॉर्म्स हो। आप जब फर्स्ट ईयर में मनोवैज्ञानिक परीक्षण का उपयोग करते हैं तब आप उसमें लिखते हैं अपनी रिपोर्ट में कि रिलायबिलिटी दिस एंड इस तरीके आपकी उसमें जानकारी लिखते हैं। तो रिलायबिलिटी का मतलब है विश्वसनीयता, क्या वो परीक्षण विश्वसनीय है, क्या वो परीक्षण वैध है और क्या उसके मानक है। नॉर्म्स आपको ये जानकारी उपलब्ध कराते हैं कि अगर जो स्कोर आया है उसको हम किस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो कोई भी परीक्षण जो उपयोग में लाया जाता है वो स्टैंडर्डाइज्ड होता है, उसमें रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और नॉर्म्स होते हैं। नेक्स्ट इज ट्रस्ट एंड रैपो बिटवीन द क्लिनिशियन एंड द क्लाइंट। अगर मैं आपसे आपकी पर्सनल फैमिली मैटर्स के बारे में चर्चा करूं या मैं किसी से उसके लव रिलेशनशिप के बारे में चर्चा करूं तो वो व्यक्ति मुझे अपने बारे में कोई जानकारी नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि हम में वो संबंध ही नहीं है, हम में वो रिश्ता नहीं है, हम में वो ट्रस्ट नहीं डेवलप हुआ है कि मैं अपनी समस्या उसको बताऊं या वो अपनी समस्या मुझे बताए। तो एक प्रैक्टिशनर और एक क्लाइंट के बीच में ट्रस्ट डेवलप होना, वो सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित होना बहुत ज़रूरी है, तभी व्यक्ति अपनी समस्याएं प्रैक्टिशनर को बता पाता है। तो ये संबंध स्थापित करना, ये सौहार्द, एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप के ट्रस्ट डेवलप हो क्लाइंट में कि मैं इन्हें अपनी समस्या बताऊंगा तो मेरी समस्या का निराकरण हो सकता है और ये मेरी समस्या समझेंगे, तो ये ट्रस्ट डेवलप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और असेसमेंट के लिए ये सारी चीज़ें, ये ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है क्योंकि तभी व्यक्ति अपनी सारी जानकारियाँ उपलब्ध कराएगा जिससे हम किसी खास निष्कर्ष पर पहुँचेंगे और उससे हमें ट्रीटमेंट प्लान करने में और पेशेंट की मदद करने में आसानी होगी। हैप्पी स्टडीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।